हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th क्लास के टॉप मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है गोदली भाग 2 के चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि यह वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कभी न कभी पूछा गया है और इस बार भी आने की ज़्यादा चांस है, क्योंकि बिहार बोर्ड ज़्यादातर हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। ठीक है, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए यतेंद्र मिश्र, ऑप्शन नंबर बी गुणाकर मूल्य और ऑप्शन नंबर सी अमरकांत और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आयग। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुणाकर मूल्य। ठीक है, नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन कहता है नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी निबंध और ऑप्शन नंबर सी संस्मरण और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है डायरी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। आप लोग को बता दें कि हर चैप्टर का हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला क्लास हमारा चालू हो गया है और अभी तक आपने इससे पहले वाला चैप्टर जो है उसका अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, वो सब नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके वो सारे चैप्टर बाय चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी निबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं। ठीक है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत से, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी भारत और ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी भारत। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। टॉप हाईलाइटेड मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी ख्रोष्टी, ऑप्शन नंबर सी तेलुगु और ऑप्शन नंबर डी ब्राही। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए देवनागरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देवनागरी। यह क्वेश्चन को आप कहीं भी नोट करके रख ले, एग्जाम टाइम में ये आप लेकर जा सकते हैं, मतलब पढ़ के जाइए तो ये कन्फर्म है कि इस बार आना ही आना है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं। गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी नागरी लिपि और ऑप्शन नंबर सी परंपरा का मूल्यांकन और ऑप्शन नंबर डी में है वो है अभिनय। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नागरी लिपि। ठीक है, नागरी लिपि के निबंध के रचयिता है गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निबंध के लेखक हैं। निबंध के लेखक हैं मतलब नागरी लिपि के लेखक कौन है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो है कि निबंध के लेखक हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर बी आयग, ऑप्शन नंबर सी पंत और ऑप्शन नंबर डी में प्रसाद। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि निबंध के लेखक हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूल्य। ठीक है,
निबंध के लेखक मतलब नागरी लिपि के लेखक तो गुणाकर मूल्य जी है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। तो दोस्तों एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में तमिल, ऑप्शन नंबर बी में तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी मराठी और ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए तमिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तमिल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। ईसा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। ऑप्शन नंबर ए नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर बी देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी गुजराती, ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। तो हमारा क्वेश्चन है ईसा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंदी नागरी लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा लॉन्ग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जो ज़्यादातर पूछता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये नहीं कि लॉन्ग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है वो नहीं पूछता है, मैंने कई वीडियो में कहा है कि ज़्यादातर शॉर्ट पूछता है, लेकिन कुछ रहते हैं जो लॉन्ग भी पूछते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरल्स जैसे शब्द लिपि में अंकित है। मतलब 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरल्स जैसे शब्द डॉट डॉट लिपि में अंकित है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ब्राही, ऑप्शन नंबर बी ख्रोष्टी, ऑप्शन नंबर सी गुजराती और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है देवनागरी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरल्स जैसे शब्द डॉट डॉट लिपि में अंकित है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी देवनागरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर और ऑप्शन नंबर सी जितेंद्र मिश्रा और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है गुणाकर मूल्य। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि भारतीय लिपि की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुणाकर मूल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पहले दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती थी, अथवा विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए में नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर बी में कोंकणी, ऑप्शन नंबर सी ब्राही और ऑप्शन नंबर डी में सीतम। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, अथवा विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंदी नागरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है नंबर ए में 8वीं और 9वीं सदी से, 8वीं या 9वीं सदी से, ऑप्शन नंबर बी में 7वीं या 8वीं सदी से, और ऑप्शन नंबर सी में 6ठी या 7वीं सदी से, और ऑप्शन नंबर डी में 5वीं या 6ठी सदी से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8वीं और 9वीं सदी से। ठीक है, 8वीं और 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन कहता है दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा
कोश किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास और ऑप्शन नंबर डी में सरहपाद। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी सरहपाद। ठीक है, दोहा कोश सरहपाद की रचना है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं और इस वीडियो का सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बता दें कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मेहनत को सफल बनाएं और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें। तो अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर ए धारा नागरी के, ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ के, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज के और ऑप्शन नंबर डी में अजमेर के। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए धारा नगरी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए धारा नगरी के रहने वाले थे परमार शासक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत लगा के पढ़िए और अच्छे रिजल्ट लाइए। चलिए बाय।